वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग सर्विसेज के टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो दिस इज माय स्मॉल प्रोफाइल, आई जस्ट स्किप। Okay, so these are my basic outline presentation, basic outline. So we will start about the municipal solid waste management plan, then policies and scheme, then classification of waste, then solid waste management, then their standards, waste के characteristics, then collection components, collection vehicle, transfer station, disposable option, then waste process technique, and after that component separation, composting, biogasification, digester, then hazardous waste, then integrated solid waste management, then reuse example, and the end with references. So start with the first topic, the municipal solid waste management. तो बेसिकली बात करते हैं ऐसा मेनी ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटीज आर टू स्टिल टू डेवलप इन हाउस कैपेबिलिटीज टू independently govern their solid waste. The central and state government continue to play a crucial role of formatting policies, programs, and by providing technical and financial assistance for infrastructure development, including management and solid waste management urban areas. Although municipal solid waste management is an essential service for a mandatory function of municipal across the country. Still being okay. This is the just only a English language theoretical language. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की तो जो म्यूनिसिपैलिटी है वो लोकल लेवल पे हमारा इस पे काम करती रहती है और डे बाय डे इवन हमारी जो स्टेट और सेंट्रल की भी कमेटियां हैं जो भी गवर्नमेंट है वो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेगुलरली वर्क करती रहती हैं। इवन जो हमारी म्यूनिसिपल भी होती हैं वो इससे रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडी जिसको हम लोग यूएलबी बोलते हैं वो इस पे रेगुलर काम करती रहती हैं एवरी सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एवरीथिंग के हिसाब से दे मेक अ प्लान स्कीम और दे विल मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन वो बनाते रहते हैं। सो दैट इज द प्लान ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी बेस्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिस कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट। ओके, देर आर फ्यू मैंने यहाँ पे कुछ लिस्टेड बिलो किया है कि आप समझ सके कि जितनी भी हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं रूल्स होते हैं या कुछ हमारे फाइनेंशियल प्लान गवर्नमेंट जब लॉन्च करती है किस ईयर में उसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आई जस्ट मेंशन सम लिस्ट एंड सम देयर स्कीम्स जो कि हमारी रिलेवेंट हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। देन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वेस्ट की। तो जो हमारा सॉलिड वेस्ट है लिक्विड वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम केवल सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सॉलिड वेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली हम कितने तरीके से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। सोर्स मतलब कि हम अलग अलग जगह से वो वेस्ट कलेक्ट करें तो वो जो सोर्सेज होंगे तो उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि वो एरिया अगर रेजिडेंशियल है तो जो वहाँ का जो वेस्ट निकलेगा जनरेट होगा वो जनरली रेजिडेंशियल जैसा होगा लाइक सिंपल फूड के लेफ्ट ओवर फूड वेजिटेबल के छिलके पील्स यानी कि प्लास्टिक क्लॉथ है ऐसा यही सब चीजें वहां से हमको कलेक्ट होंगी वेस्ट में सॉलिड के टर्म में। अगर हम कॉमर्शियल की बात करेंगे तो फिर ये भी मैटर करता है कि वो कैसा कॉमर्शियल जोन है बट जो भी हमारा थोड़ा बहुत जनरेट होता है कि फूड ग्लासेस मेटल ऐसा ये हमको कॉमर्शियल से निकलेगा। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि सोर्स बेस्ड मीन्स कि जो भी हमारा जैसा ही हमारा लाइक बिल्डिंग की टाइपोलॉजी होगी जैसा भी हमारा उस एरिया का जोन का बिल्डिंग टाइपोलॉजी वैसा ही हमको सोर्स कलेक्टेड होगा। तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम लोग सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें एक स्मॉल में देख लेते हैं वो टाइपोलॉजी में रेजिडेंशियल कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल देन म्यूनिसिपल बिल्डिंग देन इंडस्ट्रियल देन एग्रीकल्चर एंड ओपन एरियाज। तो अगर हम बात करें ओपन एरियाज तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा जो वेस्ट होगा वो लीफ उनके ट्रंक्स और ये सब चीजें ज्यादा होती हैं डस्ट डर्ट तो ये ओपन एरिया से कलेक्शन ऑफ वेस्ट है सोर्स का। अब अगर हम इन जो वेस्ट कलेक्ट हुए तो उनको हम दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनके टाइप से। तो पहला तो हमने किया था कि सोर्स कलेक्शन बेसिस पे और दूसरा है हमारा टाइप बेस्ड पे। तो टाइप बेस्ड की बात करें तो इसमें से फर्स्ट आता है हमारा गार्बेज। तो इस गार्बेज में जो से रिलेवेंट है वो बेसिकली रिफर्स टू एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट से है। तो बेसिकली देखा जाए कि जो कि एनिमल और वेजिटेबल वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द हैंडलिंग सेल स्टोरेज प्रिपरेशन कुकिंग जो भी चीजें हैं होती हैं खाना बनाने के समय बचता है वेस्ट फूड का गार्बेज उन सब से रिलेवेंट होता है उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। देन एशेस एंड रेसिड्यू।
तो एसेज एंड रेसिड्यूज क्या होता है कि substances remaining from burning of wood, coal, charcoal, coke and other combustible material for cooking and heating in houses. जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग जो है वो लाइक अगर हम रेस्टोरेंट के टर्म में बात करें तो कहीं पे तंदूर और ये सब यूज होते हैं, तो उनमें जो यूज रेसिड्यूज क्या होते हैं कि लाइक राख या कोयला जो बच जाता है, दैट आर आल्सो अ सॉलिड वेस्ट मटेरियल. देन कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल वेस्ट में हम कैटेगरी कर सकते हैं कि वो मटेरियल जो जल सकते हैं और जो वो मटेरियल जो नहीं जल सकते हैं. तो कंबस्टाइल मटेरियल में जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, टेक्सटाइल, रबर, गार्डन, ये सब भी आ जाते हैं. नॉन कंबस्टाइल की बात करें तो ग्लास, क्रॉकरी, टिन, एल्यूमिनियम, मेटालिक मटेरियल आ जाते हैं. देन बल्की वेस्ट. तो जैसे बल्की वेस्ट क्या होता है कि हम अपने घरों का बड़ा बड़ा सामान लाइक कभी कभी वेस्ट में डाल देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्क्रैप लायक हो जाता है, तो बल्की वेस्ट होता है. देन स्ट्रीट वेस्ट. तो स्ट्रीट वेस्ट पे जनरली अगर हम बात करें तो पार्क और इन सब जगहों से हमको जनरली प्लास्टिक, कार्डबोर्ड के टुकड़े, वेजिटेबल थोड़े चुकले, मोस्टली लीव्स, पत्तियां पेड़ों की, वो हमको मिलती हैं. देन इसके अलावा जो वेस्ट है वो लिटरिंग इन पब्लिक स्पेसेस इंडीड वाइड सेपरेट प्रॉब्लम जो है हमारी, तो ये भी कंसीडर है क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं. देन हमारा अनदर क्लासिफिकेशन हो सकता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में. सॉरी, तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट में कंज्यूम हो जाए. बायोडिग्रेडेबल मतलब एनवायरनमेंट में फिर से वो लाइक कन्वर्ट इनटू वो खाद में या फिर उस चीजों में वो कन्वर्ट हो जाए ऑर्गेनिक मैटर में, तो दैट ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड अ बायोडिग्रेडेबल. और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बेसिकली होते हैं जो कि जल्दी हमारे एनवायरनमेंट में फिर से वो नहीं मल्ट होते, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा ऊपर प्लास्टिक, ग्लास, कैंस और मेटल जो होते हैं वो इतनी जल्दी एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते. देन डेड एनिमल्स स्किन. डेड एनिमल्स मतलब उनका जो वो भी एक तरीके का हम लोग सॉलिड वेस्ट में कंसिडर करते हैं. देन अबेंडन्ड व्हीकल्स. कई जगह पे आपको ये भी मिलेगा अबेंडन्ड व्हीकल्स जो होते हैं क्योंकि मेटल्स होते हैं, मेटल्स को अगर हम ओपन में रखें तो वो एयर से में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और वो अपना रस्टिंग पार्टिकल वो ऐड करते जाते हैं, तो दैट आर मेकिंग अ पॉल्यूशन ऑल्सो. सो अबेंडन्ड व्हीकल भी एक प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट को लेकर के क्योंकि इनके जो साइजेस होते हैं दे आर द वेरी हैवी. So this is again other type of waste. Then construction and demolition waste also. तो कुछ केसेस में कंस्ट्रक्शन और जो डेमोलिशन का वेस्ट कहीं बाहर पड़ा होता है तो वो भी हमारा एक क्लासिफिकेशन है. देन फॉर्म वेस्ट. ये बेसिकली तो हमारा एग्रीकल्चर जैसा वेस्ट जो मोस्ट ऑफ देम होता है वो जनरेशन होता है, बट इसमें हमारा एक और भी होता है कि रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर स्लॉटर एंड द ऑपरेशन ऑफ फीड लॉट्स. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है फैक्टर क्योंकि जो एनिमल स्लॉटर के बाद जो वो उनके वेस्टेज होते हैं वो भी उसी में कंसीडर किए जाते हैं. देन हजार्डियस वेस्ट कि लाइक बहुत सारी इंडस्ट्रीज और उनसे एसिडिक और ये सब जो लेड निकलते हैं दैट आर द हजार्डियस वेस्ट कम्स अंडर. जो बैटरीज के उनके होते हैं, एग्रीकल्चर की बात करें तो पेस्टिसाइड और ये सब पेंट, तो ये सब हमारे हजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं. देन सीवेज वेस्ट. तो ये बेसिकली एक तरीके का लिक्विड वेस्ट है, इसको हम अलग तरीके से भी डिटेक्ट करते हैं. तो बट या सीवेज वेस्ट भी एक टाइप का वेस्टेड होता है. अगेन इसको क्लासिफिकेशन चार्ट के थ्रू दिखाया है कि टाइप कौन सा होगा, देन उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, देन वो सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं. सो दैट इज द टेबल जहाँ पे हम इजिली समझ सकते हैं. देन अनदर टेबल जिससे हम ये समझ सकते हैं कि विच प्रोडक्ट इज अ बायोडिग्रेडेबल और विच वेस्ट इज नॉट कम्स अंडर नॉन बायोडिग्रेडेबल. वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज को डिग्रेड होने के लिए हमको कितने से कितने साल लगते हैं. तो अगर हम देखें तो मेटल का जो डिग्रेडेबल टाइम है वो 100 to 500 ईयर है, जबकि प्लास्टिक बैग का तो वी डोंट नो, इवन 1 मिलियन ईयर्स के बाद भी वो ऐसा रहता है. वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना हार्मफुल चीज है, प्रोडक्ट है. ओके अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम की बात करते हैं, तो हम थ्रू इस फ्लो डायग्राम से हम इजिली समझ सकते हैं. तो सबसे पहले चीज है तो वेस्ट जनरेशन. तो ये वेस्ट जनरेशन हमारा इंडिविजुअल लेवल पे घर पे हम लोग डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में हम लोग करते हैं. फिर उस जनरेशन हुए वाले वेस्ट से हम लोग उसको कहीं ना कहीं वो एक जगह कलेक्ट करते हैं. सो दैट इज द स्टोरेज सिस्टम. ओके,
तो जनरेशन में भी हम एक काम कर सकते हैं कि उसमें प्रोडक्ट को देखें तो जिससे हम रिकवरी या रिसाइकलिंग में जा सकें। कुछ ऐसे प्रोडक्ट मतलब कि जिनको जैसे कि लाइक हम लोग ग्लास बॉटल है, वी जस्ट यूज द प्रोडक्ट एंड ग्लास बॉटल को भी तुरंत रिसाइकल कर देते तो हो सकता उनको तुरंत वेस्ट में डाल देते तो हो सकता है कि उनको हम लोग रिसाइकलिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देन अगेन स्टोरेज ऑप्शन, तो कहीं कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टोरेज में भी हम सेम थिंग कि हम लोग उसको यूज कर सकें। थर्ड ऑप्शन है कलेक्शन, तो जो कलेक्शन होता है वो हमारा म्यूनिसिपैलिटी या किसी लोकल बॉडीज के थ्रू कलेक्शन होता है। तो हम उस कलेक्शन स्टेजेस पे भी हम देखते हैं कि कोई चीज़ वो रिकवरी या रिसाइकलिंग प्रोसेस में जा सकती है, कि वो बंदे ने कलेक्ट किया, लाइक कुछ पेपर पीसेस थे, कुछ पेपर्स थे, तो दे विल कन्वर्ट इनटू सम एलिमेंट, लाइक उनको यूज किया जा रहा है तो कलेक्शन थिंग में, कलेक्शन के थ्रू भी हम रिकवरी एंड रिसाइकल पॉइंट पे भी जा सकते हैं। किसी भी स्टेजेस पे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हम रिकवरी और रिसाइकलिंग कर सकते हैं, बशर्ते वो वेस्ट उस कंडीशन में यूज हो जाना चाहिए। देन कलेक्शन के बाद द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। तो जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसमें फिर दो ऑप्शंस होते हैं, और हम कलेक्शन से भी दो जो प्रोसेस करते हैं कि या तो वो प्रोसेसिंग इंसिनरेटर या कंपोस्ट की तरफ चला जाए। अगर वो कंपोस्टिंग की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली ये सारी रिसाइकलिंग के और इन सब चीज प्रोसेस में जाएगा वो कंपोस्टिंग, तो या तो फिर वो ट्रांसफर करने के बाद या तो फिर वो वेस्ट क्लासिफिकेशन के बाद डिस्पोजल मेथड में जाएगा। इन डिस्पोजल मेथड का मतलब भी रिसाइकल हम उस प्रोडक्ट को कर रहे हैं। तो दिस इज द स्मॉल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्लो डायग्राम। तो फर्स्ट इसमें स्टेप होता है जनरेशन वेस्ट, देन स्टोरेज, देन कलेक्शन, देन उसको ट्रांसफर, देन उसमें से दो स्टेप्स हम सिलेक्शन करने के बाद या तो हम उसको डिस्पोज करते हैं या तो फिर हम उसको इंसिनरेटर प्रोसेस, कंपोजिशन प्रोसेस में करते हैं। दिस इज द रिफ्यूज शूट सिस्टम। तो रिफ्यूज सिस्टम जो है हमारा बेसिकली ये जो हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज होती हैं, हाई क्लास सोसाइटीज होती हैं, जो कि वर्टिकल लिविंग कॉन्सेप्ट है हमारी बिल्डिंगों में, तो अब उनमें अगर हम वेस्ट जनरेशन की बात करें तो सब फ्लोर्स पे होता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उस वेस्ट को लिफ्ट के थ्रू या स्टेयर्स के थ्रू लेके आए। तो ये एक मैकेनाइज सिस्टम होता है जिसमें हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रीट फ्लोर या बेसमेंट लेवल पे हमारे बॉक्स कलेक्शन बिन्स होते हैं, और ये हमारा एक वर्टिकल शाफ्ट होता है जिससे ईच फ्लोर वो कनेक्टेड होता है। अब इस फ्लोर पे वो जो भी लिविंग हैबिटेंट्स हैं, वो जो भी, तो वो अपने जो वेस्ट जनरेट करते हैं वो इसमें से ड्रॉप करके दे कैन इजिली ड्रॉप, तो ताकि जो ये हमारी बिन्स हैं उन बिन्स में वो कचरा हमारा जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो सके। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग रिफ्यूज शूट सिस्टम बोलते हैं। तो अब किस टाइप की बिल्डिंग में कितना रिफ्यूज सिस्टम होना चाहिए पर पर्सन कैलकुलेशन के हिसाब से, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि अगर रिफ्यूज शूट रेजिडेंशियल की डिजाइन कर रहे हैं तो 0.3 से 0.6 केजी पर कैपिटा पर डे, यानी कि बिल्डिंग की कैपेसिटी के हिसाब से कि अगर 2000 लोग रहते हो तो फर्स्टली 2000 इंटू 0.3 से 0.6 में कोई वैल्यू लेकर के देन वी मल्टीप्लाई, देन उसके बेसिस पे कंटेनर बिन हम डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी शहर को लेकर के एक डेटा कलेक्ट करना चाहे कि ये शहर पे कितना पर कैपिटा वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वी कैन इजीली चेक कि अगर पॉपुलेशन रेंज कम है तो देन 0.21 किलो केजी जो है वो पर कैपिटा पर डे वेस्ट जनरेशन है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है देन दिस डेटा इज कम्स टू 0.5 केजी पर कैपिटा पर डे जो है हमारा होता है। तो अगर किसी बड़े सिटी की हम लोग की स्टडी कर रहे हैं तो देन वी कैन अज्यूम द डेटा फ्रॉम दिस टेबल। ओके, जो वेस्ट होते हैं उसके हमारे दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक या दो टाइप के उनकी प्रॉपर्टी या जो भी कह सकते हैं कि एक फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे। तो हम फिजिकल बेसिस पे जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको हम दो तीन चीजों से देख करके पहचान सकते हैं कि उसमें डेंसिटी कितनी है, कैसा है सॉलिड, या फिर वो उसका मॉइस्चर कंटेंट कैसा है और उसका साइज कितना बड़ा है। तो दीज आर कम्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली अगर देखा जाए तो लिपिड्स उसके कैसे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है, नॉन कंबस्टिबल है कि हीटिंग वैल्यू कितनी है, अल्टीमेट एनालिसिस कितनी है, उसकी अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। तो ये हमारे कुछ लैब टेस्ट बेसिस पे ये हमारे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारे कलेक्शन कंपोनेंट से जुड़ी हुई बातों पे कि अगर जो हमारे कलेक्शन कंपोनेंट है वो किस किस बेसिस पे डिजाइन होने चाहिए और कितना होने चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इज कलेक्शन पॉइंट। तो ये जब भी हम कभी एज अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी या अर्बन लोकल बॉडीज मेंबर होते हुए जब कभी डिजाइन करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कलेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ होने चाहिए। ये हमारे सब चीज पे इफेक्ट करता है। रीजन, अगर पॉइंट कम होंगे तो ऑब्वियसली है कि वहां पे हमको
कई जगह लैक होने के चांसेस हैं, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होने के चांसेस हैं। दूसरा, नहीं तो फिर वहाँ पे भीड़ होने के चांसेस है, क्राउड। तो एक कलेक्शन पॉइंट हमारे फिक्स्ड होने चाहिए और एकदम प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड कि हाँ यहाँ से सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होगा। देन सेकंड थिंग, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन में कितनी बार आना है या कितनी बार नहीं, किस जगह किस दिन आना है, या एक लैब करके आना है, या फिर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण कुछ चेंजेस हुआ तो फिर कब आना है। सो ये दीज आर द पॉइंट जो कि हमें कलेक्शन के टाइम पे हमको डिजाइन करने के टाइम पे सोचना पड़ता है। देन थर्ड थिंग कि स्टोरेज कंटेनर। तो लाइक क्या होता है, जनरली कई जगह सोसाइटीज में या फिर किसी जगह पे हम लोग जो रोड पे जो कंटेनर का साइज होता है, लोग जहाँ पे सॉलिड वेस्ट अपना ड्रॉप करते हैं, तो वो साइज जितने इनअप्रोप्रिएट होते हैं या छोटे होते हैं या फिर कम कम साइजेस के होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसके नियर अबाउट में वो जो है कलेक्ट हो जाता है। तो वो स्टोरेज कंटेनर की साइज इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन फोर्थ वन, कलेक्शन क्रू का साइज। तो ये भी एक ये मैनुअल पावर की बात है, बिकॉज द रीजन क्या होता है कि अगर उसमें कलेक्शन क्रूज में के टाइम पे लोग ज्यादा नहीं है, लाइक एक पर्सन या दो ही पर्सन है, तो दे विल नॉट हैंडल टू द होल वेस्ट। तो कौन मशीन ऑपरेट करेगा, कौन वो, तो कलेक्शन क्रू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। देन कलेक्शन रूट। तो ये भी एक क्लियर कट होना चाहिए किसी भी जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान डिसाइड होता है, तो उसमें रूट एक फिक्स होना चाहिए कि कितने व्हीकल किस रूट पे जाएंगे, किस कैपेसिटी के जाएंगे। तो दैट इज द आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, रूट। देन ट्रांसफर स्टेशन। तो ट्रांसफर स्टेशन जो है एक टेक्निकल पॉइंट है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि कई सारी जो वेस्ट वाली गाड़ियां हैं जो कलेक्ट करती हैं, वो दिन में एक या दो बार अलग अलग जगह जाती है। तो फर्स्टली वो एक रूट से कलेक्ट करके देन दे ड्रॉप द ऑल वेस्ट इनटू एनी स्टेशन या एनी ओपन प्लेस। देन आफ्टर दैट उसके बाद वो दूसरे रूट दूसरे लेते हो। तो ऐसे ट्रांसफर स्टेशन हम लोगों को में क्या करते हैं कि कहीं कहीं से लाए हुए जो वेस्टेज होते हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह, फिर उनको बड़े व्हीकल में ट्रांसफर करना या फिर उनको और ट्रीटमेंट के लिए ले जाना। तो ऐसे हमको एक ओपन स्पेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड पीस की, जिसको हम लोग ट्रांसफर स्टेशन कहते हैं। तो these are few important point relevant with collection component। then बात करते हैं कंटेनर और स्टोरेज बिन की। तो these are the communal कंटेनर, एक डायग्राम लगाया है। तो दूसरा है स्टेशनरी कंटेनर, हॉट कंटेनर। तो हॉट कंटेनर और स्टेशनरी कंटेनर में ये है कि बेसिकली क्या होता है कि स्टेशनरी जो कंटेनर होते हैं जो एक जगह प्लेस्ड होते हैं साइट पे, उनको हम लेके नहीं जा सकते। हॉल्ट कंटेनर बेसिकली क्या होते हैं कि वो पूरे पूरे कंटेनर बिन को हम लोग डायरेक्टली उठा लेते हैं या फिर टो कर लेते हैं, जो भी फिक्स कर देते हैं अपनी गाड़ी में, डायरेक्टली फिक्स हो जाते हैं और उनको डायरेक्टली जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है वहां ले जा सकते हैं। सो ये एक डिफरेंस है स्टेशनरी एंड हॉल्ट कंटेनर्स में। तो वो स्टेशनरी कंटेनर बेसिकली जो रोड के किनारे हम लोग कंटेनर या बिन लगाते हैं, वो कितनी कितनी लोकेशन पे होना चाहिए, वो उसका एक डायग्राम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, कितने डिस्टेंस पे। सॉरी, कलेक्शन व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे इमेज के थ्रू हम दे सकते हैं। ये स्मॉल स्केल ओरिएंटेशन है जो कि मसल्स पावर यानी कि ह्यूमन पावर बेस्ड है, ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड है। देन सेकंड वन नॉन कॉम्पैक्टर ट्रक्स है। नॉन कॉम्पैक्टर मींस कि आप जस्ट इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे हमारे कॉम्पैक्टर ट्रक है। तो ये इमेज लिटिल बिट रॉन्ग बट दिस वन इज द राइट इमेज। तो नॉन कॉम्पैक्टर ट्रक मतलब कॉम्पैक्टर ट्रक मतलब कि अगर हम इसमें अपना वेस्ट यहाँ पे डालते हैं तो वो क्या करता है, वेस्ट जनरली सारा जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको कॉम्पैक्ट करता जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो कम स्पेस घेरते हैं। तो थ्रू द हाइड्रोलिक मशीन दे विल कॉम्पैक्ट। These are the transfer station। या there is a image जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, देन एनिमल। तो बेसिकली होता क्या कि जो छोटे छोटे व्हीकल से हम वेस्ट कलेक्ट करते हैं देन उसको ट्रांसफर करते हैं इस बड़े में। तो एक हमें ओपन स्पेस चाहिए होता है कि जहाँ पे हम ये चीजें कर सकें। तो द फर्स्टली दो टाइप के होता है कि स्मॉल टू मीडियम ट्रांसफर स्टेशन और लार्ज ट्रांसफर स्टेशन, जिसमें डिजाइन फॉर हैवी कमर्शियल यूज बाय प्राइवेट एंड म्युनिसिपल कलेक्शन वेस्ट। तो ये जनरली हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं साइट वो आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द रीजन करते हैं, ताकि वहां पे थोड़ा सा स्मेल और अदर चीजें अनहाइजेनिक का रूल होता है, दैट्स व्हाई। देन डिस्पोजल ऑप्शन की बात करते हैं। तो अब डिस्पोजल ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट वन है कि अनकंट्रोल्ड डंपिंग और नॉन इंजीनियर्ड डिस्पोजल। तो इसमें मीनिंग ये हुआ कि हमको जितना भी कलेक्ट हुआ वेस्ट उसको ले जाकर के हम लोगों ने किसी एक जगह पे जाकर के डंप कर दिया।
तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डंपिंग। उसमें चेक नहीं करना है कि उसमें क्या था क्या नहीं, जस्ट डंप इट। साइट खाली देखी, वो लेवल्ड में है वैसा, बस जहाँ पे गड्ढा वहां पे जाके डंप कर दिया। So that is called uncontrolled dumping or non-engineered disposal. तो नेक्स्ट वन है सैनिटरी लैंडफिल। तो अनलाइक द नॉन इंजीनियर्ड डिस्पोजल, सैनिटरी लैंडफिल इज फुल्ली इंजीनियर्ड डिस्पोजल ऑप्शन दैट सेलेक्टेड लोकेशन ऑफ वेस्ट लैंड इज केयरफुली इंजीनियर्ड एडवांस बिफोर। तो बेसिकली इसमें और फर्स्ट वाले में इतना अंतर है कि उसमें सबसे पहले कि वो देखते हैं कि बेसिकली वो देखते हैं कि वो साइट कैसी है क्या है, और जो वेस्ट है उसको भी चेक करते हैं। तो उस वेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि लीचेट होता है, लीचे तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि लीचे मतलब कि जो वाटर होता है जो एकदम नहीं गीला कचरा, तो वो ना हो, ताकि उससे वहां का वाटर का पॉल्यूटेड जो है पॉल्यूशन वो सब ना हो लैंडफिल करने से। तो वो चीज वो चेक करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द सैनिटरी लैंडफिल। जब हम एक इंजीनियर वे में कि यहाँ पे हम डंप कर सकते हैं, वो एक साइट सिलेक्शन का लोकेशन देखते हैं कि हाँ ये लेवल डाउन है, तो इस टाइप के जो मेथड होता है उसको हम लोग सैनिटरी लैंडफिल बोलते हैं। थर्ड वन होता है कंपोजिटिंग। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिज्म का ऑक्सीजन के एब्सेंस। अब होता क्या है कि इसमें हम सबसे पहले कलेक्शन में ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जहां पे वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे वो सॉलिड वेस्ट जो है वो लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो सके। तो उसके लिए हम लोग फर्स्टली सिलेक्शन करते हैं और ऐसे वेस्ट को अलग करते हैं, देन वी डू द कंपोजिटिंग ऑफ द बायोलॉजिकल, उनको प्रोसेस से डीकम्पोजिशन करते हैं। द फोर्थ वन द इंसिनरेशन। सो इंसिनरेशन सेम उसी स्टेप में कि जब हम वेस्ट को क्लासिफाइड करेंगे तो वो वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं उनको अलग, देन जो वेस्ट हमारे बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं तो हम लोग जनरली क्या होता है कि सारे वेस्ट को या तो जला देते हैं, तो उससे क्या होगा कि लास्ट अमाउंट जो है वो गैसेस और वो रिलीज होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो वो वेस्ट जो कि एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं हो सकता, तो हम लोग इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू उसको कंबस्टाइल या उसको कंट्रोल बर्निंग के थ्रू वेस्ट करके जला देते हैं। देन गैसिफिकेशन। तो गैसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि कि लाइक गैसिफिकेशन और उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है रिफ्यूज राइट और फ्यूल में। बेसिकली क्या होता है कि कई ऐसे मटेरियल हैं या फिर जिनको हम लोग ऐसा फ्यूल या फिर ऐसा जलाने के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को बेसिकली हम लोग सेग्रीगेट करके उनका साइज सब कुछ कलेक्ट करके देन उनको जहाँ कहीं पे फैक्ट्री या फ्यूल में एज यूज कर सकते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं। देन द लास्ट वन इज द पायरोलिसिस प्रोसेस। इसमें जो है हमारा थर्मल डिग्रेड करके मटेरियल को गैसियस या लिक्विड सॉलिड फ्रैक्शन के एब्सेंस में ऑक्सीजन में थर्मल में डिग्रेड किया जाता है, पायरोलिसिस। तो ये बेसिकली तब होता है जब हम इंजीनियर प्रोसेस के बाद मतलब हम लोग उसमें वेस्ट को सेग्रीगेशन करते हैं तब। वेस्ट प्रोसेस की दो टेक्निक ये भी एक है, दो भी चीजें कि एक तो क्या करते हैं वॉल्यूम रिडक्शन और कॉम्पैक्शन, और दूसरा करते हैं साइज रिडक्शन और श्रेडिंग। तो वॉल्यूम रिडक्शन और कॉम्पैक्शन क्या है कि जो हमारे ऐसे सॉलिड वेस्ट हैं जिनको हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो हम अगर अलग अलग लाइक एग्जांपल कि देयर आर सम पैकेजिंग पेपर या पैकेजिंग प्लास्टिक जो भी होता है, तो अगर हम उनको अलग अलग ऐसे ही लेके जाए तो वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है वो घेरेंगे। तो बट उस केसेस में क्या होता है कि उन सारे चीजों मटेरियल जो भी वेस्ट है उनको वो एकदम हार्डली खूब कंप्रेस करके उनको कॉम्पैक्ट करके छोटे छोटे क्यूबॉइड और बड़े बड़े ऐसे ब्लॉक्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक ये भी प्रोसेस है कि वेस्ट को कॉम्पैक्ट करके, और दूसरा क्या है कि जो ऐसे मटेरियल जो कि बहुत हैवी हैं जो कि कॉम्पैक्ट जल्दी नहीं हो सकते लाइक बड़े बड़े पीसेस, तो उनको हम लोग श्रेडिंग यानी कि तोड़ देते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे चीजों में पार्ट्स में कट कर सकते हो। दो तरीके से हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक को हमको फॉलो करते हैं, या तो कॉम्पैक्ट करके या तो श्रेडिंग करके। अब हमारा कंपोनेंट का सेपरेशन की बात करते हैं, जैसे कि जो भी हमारा वेस्ट है सेपरेशन, तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक है जिसमें से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। फर्स्टली एयर सेपरेशन। तो एक तरफ से अगर हम एयर का फ्लो करें और सारा वेस्ट करें को एक तरफ से फेंकें, तो जो हल्की चीजें हैं वो थोड़ा दूर गिरेंगी, जो भारी है जो ऐसे इस हिसाब से एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा।
कि जो जो चीजें हैं वो हल्की हल्की सारी एक तरफ, जो उससे थोड़ी वेटेड है एक तरफ, तो एक ये सफिशिएंट टेक्निक है। दूसरा मैग्नेटिक, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो मेटेलिक हमारी आयरन के ओर्स है वो सारी चीजों को हम अलग कर सकते हैं। तीसरा स्क्रीनिंग, यानी कि हम लोग देख करके या फिर उनको फॉर्म में उस तरीके से। चौथा हॉट सॉर्टिंग, हैंड सॉर्टिंग, ये मैनुअली होता है। और तीसरा इनर्शियल सेपरेशन, कि अगर हम जो है पहले से ही वो करके सेपरेशन दे। तो दीज आर द कंपोनेंट सेपरेशन। देन कंपोस्टिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जिनको हम लोग एनवायरनमेंट में डिग्रेड कर सके, तो हम लोग वाले मटेरियल को अलग करके और देन वी जस्ट पुट इनटू लैंड फिलिंग एंड देन उसको प्रॉपरली बायोडिग्रेड कर सकते। तो वो जो इक्वेशन होती है वो ऑर्गेनिक मैटर प्लस O2 एरोबिक बैक्टीरिया जो कि CO2 देन अमोनिया प्लस H2O एंड अदर प्रोडक्ट प्लस एनर्जी जो हमारी रिलीज होती है एक्चुअली। ये हमारी साइड का डायग्राम है कि ये सब मटेरियल हम लोग जब साथ में साथ डालते हैं कंपोजिट साइड पे, तो वो एनवायरनमेंट में वाटर, हीट और CO2 छोड़ती है एंड देन ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो हमारा आखिरी में फिनिश कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देन बायोगैसिफिकेशन, तो कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारे उसमें जिनसे हम थ्रू द ऐसे वेस्ट होते हैं, जैसे फूड के गार्बेजेस के कई सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको लेफ्ट ओवर फूड, और उनको अगर हम चाहें तो थ्रू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस एक बायोगैस सिस्टम में डाल करके हम उनसे गैस जनरेशन कर सकते हैं, और इस गैस को फिर हम अदर पार्ट या कंबस्टाइल करने के लिए मेटल को उनको भी यूज कर सकते, गैस का यूज कर सकते हैं। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड द बायोगैसिफिकेशन। These are the digester diagram for the biogasification digester. तो you can see कि जो जितने भी डाइजेस्टर हैं इनके ऊपर ये जो गैस स्टोरेज है उनके थ्रू वो गैस, और जो नीचे आखिरी में जो बचा हुआ स्लज होगा उसको हम लोग फिर से अच्छा कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं। देन हजार्डियस वेस्ट, तो ये हजार्डियस वेस्ट का जो हमारा ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अलग तरीके से होता है, वो हम इस चैप्टर में नहीं डिस्कशन कर सकते क्योंकि इसको हम लोग पहले सेलेक्ट करना पड़ता है क्लासिफिकेशन की वो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है या खाली केमिकल है। तो रेडियो एक्टिव है तो फिर उसके लिए हमको बहुत ही केयरफुली उसको जो है ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर केमिकल है तो उसको उसके केमिकल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है हमको डिग्रेड को उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देन अनदर बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि हॉस्पिटल से हमारे मिलता है, बहुत सारे लाइक नीडल, बैंडेज, आउटडेटेड ड्रग्स जो भी हमारा जनरेट होता है, तो ये एक होता है। देन फ्लेमेबल वेस्ट जो कि जल सके हजार्डियस में। देन एक्सप्लोजिव लाइक ऑर्डिनेंस और इन सब फैक्ट्री से जो जनरेट होता है। देन हाउस होल्ड में से हजार्डियस लाइक बैटरी, पेंट और इन सब के डब्बों में से जो हजार्डियस होता है। अब ये इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान है, तो वी कैन सी कि ये जो स्टेप्स है वो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, ये कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। तो इसमें दो पॉइंट लिखे हैं, वेस्ट रिडक्शन और जनरेशन। तो जिस पॉइंट पे जनरेट होता है अगर हम चाहे तो वहीं पे ही वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे इन जनरल लाइफ में जो हम लोग के फ्रूट्स के पील्स और ये सब होते हैं उनको ऐसा बायोडिग्रेड करने के लिए वी यूज इन आवर प्लांट, और उसमें हम डाल के, तो वो हमारा एक वेस्ट रिडक्शन जो कि इन होम प्रोसेस हो गया, जो कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जनरेशन के बाद स्टोरेज, स्टोरेज के बाद कलेक्शन। ये स्टोरेज जो है वो एज अ इंडिविजुअल पर्सन या सोसाइटी के थ्रू होता है। देन इसके बाद कलेक्शन, कलेक्शन से बाद दो चीजों में प्रोसेस जा सकता है, या तो कंपोजिटिंग होने या तो फिर ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफर होगा तो यहाँ से देयर इज द सेग्रीगेशन, तो उसमें फर्स्ट कंबस्टन, देन कंपोजिटिंग, देन मटेरियल की रिकवरी हो सके। तो देन सेम थिंग, कंबस्टन और मटेरियल रिकवरी दोनों प्रोसेस सेम है, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। कंबस्टन होने के बाद भी मटेरियल की कोई रिकवरी होगी, तो देन मटेरियल रिकवरी, मटेरियल रिकवरी को हम डायरेक्ट ले जाते हैं मार्केट में, और देन या फिर उसको डिस्पोज करने, दो चीजों में जा सकता है। तो ये हमारा जो बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान होता है, और इंटीग्रेटेड सॉलिड मैनेजमेंट प्लान जहाँ पे हम वेस्ट रिडक्शन को जनरेशन के पहला दिखाते हैं। अगर हम रीयूज का एग्जांपल देखें डायरेक्टली, तो ये ब्रेक इंडिया लिमिटेड फाउंड्री डिवीजन है। तो इन्होंने बेसिकली 10 डे ऑफ सिल्का जो है सैंड पर फाउंड्री, द सैंड वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग इन द फाउंड्री।
and the Vidyapeetham School, Matrix Technical School. This reduced the cost of the construction. तो basically इन्होंने सिल्का से भी ये पूरी बिल्डिंगें डेवलप की, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और ये एक्स-रे बिल्डिंग. This is the way. These are my references. So basically I have followed the SWAYAM website. These are the course of Municipal Solid Waste Management by Professor Ajay Kalam Third. Then Handbook of Solid Waste Management, then AWWA Research Foundation Handbook, Water Treatment Plant Waste Management, then Municipal Solid Waste Management Plan Part 2, Government of India, then Solid Waste Management Principle and Practice by Ramesh Chandrappa, then Solid Waste Management UNEP, then NBC 2016, then Waste to Resources Waste Management Handbook from. Thank you so much. If you like my presentation and my video, so sorry, if you like my videos, please, if you earn something my video, so please like my video and subscribe my channel. And if you want this presentation, so please check my caption. I have mentioned the Google Drive link. You can access my presentation. Thank you. Thank you.